बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा आज जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है डीसी मशीन, जिसका कोड है 8213। तो इसमें चैप्टर नंबर 3 हम पहले स्टार्ट किया हुआ है डीसी मोटर के हवाले से। इससे पहले हम डीसी जनरेटर भी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आ रहा है वो आर्टिकल नंबर है 3.8 पावर स्टेजेस ऑफ डीसी मोटर्स एंड देयर लॉसेस, बैक ईएमएफ, डेवलपिंग टॉर्क या ड्राइविंग पावर वगैरह। तो बेटा इसके आपने पावर स्टेजेस बनाने हैं, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हमने डीसी जनरेटर के अंदर पावर स्टेजेस बनाए थे। फ़र्क सिर्फ ये क्या था कि उसमें चूंकि वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करने वाली मशीन है कि जनरेटर क्या होता है कि इट इज़ द मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो उसकी हमने यहाँ पे मैकेनिकल BHP लिखी थी और उसको 746 से मल्टीप्लाई किया था और आउटपुट हमारे पास VI आ रही थी इलेक्ट्रिकल पावर। अब मोटर में क्या होता है कि ये इसका फेनोमेना उल्ट है। अब जैसे जनरेटर जो है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, इसी तरीके से मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। तो बेटा उसमें जो हमने किया था कि पहला खाना जो था वो मैकेनिकल पावर के लिए था। अब हमने यहाँ पे मोटर के केस में क्या हो जाएगा, ये पहले जो कॉलम होगा, पहले जो खाना होगा, यहाँ पे हम इनपुट पावर लिखेंगे और ये वो VI, चूंकि हम मोटर के चल रहे हैं, मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर लेती है और मैकेनिकल पावर आउटपुट देती है। तो इसकी इनपुट इलेक्ट्रिकल होगी जिसको हम VI से मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करने से इनपुट मिल जाएगी। अब बेटा देखें, जिस वक्त आपने मोटर को इनपुट दे दिया है तो आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और साथ साथ फील्ड में से भी करंट फ्लो करेगी, जिसकी वजह से फील्ड और आर्मेचर कंडक्टर जो है वो कॉपर के बने हुए हैं, कॉपर लॉसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इनपुट से कॉपर लॉसेज लेस कर देंगे तो हमारे पास ड्राइविंग पावर आ जाती है जिसको हम EBIA का नाम देते हैं। उसमें हमने डेवलपिंग पावर की थी EGIA और यहाँ पे क्या होता है ड्राइविंग पावर आती है, जिसकी वजह से आर्मेचर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। चूंकि मोटर जो है वो करंट कैरी कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड के असूल पे काम करती है, तो वहां पे क्या होता है कि जब कंडक्टर में से करंट गुजारी जाती है और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्ट करती है जो कि उसको रोटेट कराती है, मेन फील्ड से बाहर धकेल देती है। तो लिहाजा वहां पे क्या होगा कि इनपुट में से अगर आप कॉपर लॉसेज लेस कर देंगे तो हमारे पास ड्राइविंग पावर आ जाएगी, जिसकी वजह से आर्मेचर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। अब बेटा देखिए कि रोटेशन की वजह से क्या होगा, जब आर्मेचर रोटेट होगा तो वहां पे आयरन और फ्रिक्शन लॉसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा अगर आप ड्राइविंग पावर में से आयरन और फ्रिक्शन लॉसेज लेस कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट मिल जाएगी और आउटपुट किस में आएगी, BHP में, बैक हॉर्स पावर या ब्रेक हॉर्स पावर जो हम इसको बोलते हैं। अब ब्रेक हॉर्स पावर को अगर आप 740 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्जन आ जाती है। अब बात आती है कि BHP है क्या चीज। BHP बेटा जो मोटर की शाफ्ट के ऊपर हासिल होने वाली जो पावर होती है मैकेनिकल पावर, उसको हम BHP बोलते हैं। दोबारा सुन लें कि मोटर की शाफ्ट पर हासिल होने वाली मैकेनिकल पावर को BHP कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। तो लिहाजा ये आपको पता चल गया कि इनपुट भी क्या होगी, या कॉपर लॉसेज I2R लॉसेज होते हैं। तो अगर वो शंट है तो इसमें कॉपर लॉसेज टोटल क्या आ जाएंगे, कॉपर लॉसेज में आएंगे ISH का स्क्वायर RSH प्लस IA का स्क्वायर RA। अगर इसमें सीरीज वाइंडिंग भी दी हुई है तो फिर I स्क्वायर RSC भी आ जाएगा। तो यानी कि जहां जहां भी कॉपर यूज की जाएगी तो उसकी वजह से होने वाली जो लॉसेज होंगे वो कॉपर लॉसेज के जुमरे में आ जाएंगे। इस तरीके से आयरन और फ्रिक्शन लॉसेज में लास्ट टाइम भी आपको जनरेटर के केस में बताया था कि आयरन फ्रिक्शन लॉसेज दो लॉसेज का मजमूआ होता है, एडी करंट लॉसेज और हिस्टैरिसीस लॉसेज। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आई तो आप वो आर्टिकल जो है वो लेक्चर जो दोबारा सुन सकते हैं। तो उसके बाद अब आप आती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी देखिए, जिस तरीके से जनरेटर के केस में हमारे पास 3 किस्म की एफिशिएंसीज आई थी। तो पहली एफिशिएंसी आई थी मैकेनिकल, अब इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और कमर्शियल एफिशिएंसी। ये 3 एफिशिएंसी जो है वो जनरेटर में भी आपको बताई थी। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या पे होगी, जैसे देखें कि यहाँ पे A और B के दरमियान इलेक्ट्रिकली काम हुआ है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल पावर दी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो डेवलप हुई है।
तो लिहाजा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, B/A मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बन जाएगी बेटा। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई है, तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आर्मेचर रोटेट करना शुरू कर दिया, तो उस रोटेशन की वजह से मैकेनिकल काम हो रहा है, यहाँ पे भी मैकेनिकल काम हो रहा है, तो लिहाजा C/V मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी मैकेनिकल एफिशिएंसी। और ओवरऑल एफिशिएंसी एज इट इज जैसे आपकी जनरेटर में थी कि C/A मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे बेटा C/A मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारे पास तीन एफिशिएंसीज आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड कमर्शियल एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी। तो बेटा आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ना है, और ये जो पावर स्टेजेस का जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है आप इसको ज़हन-नशीं रखें। अक्सर बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं कि पेपर में वो मोटर के हवाले से पूछ रहा होता है और लड़के जो है वो जनरेटर वाली पावर स्टेजेस बना के सवाल को हल कर रहे होते हैं, जो कि टोटली गलत हो जाता है। सिंपल फ़र्क क्या है कि बाकी बी वाले जो है पोर्शन ये अपनी जगह पे रहता है, C और A आपस में चेंज हो जाते हैं। कि जनरेटर में क्या होता है कि यहाँ पे BHP आती है और आउटपुट में चली जाती है VI। अब यहाँ पे क्या होता है कि A में आ जाएगी VI और C में चले जाएगा BHP, बस ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो बेटा आपने इसको अच्छी तरीके से ज़हन-नशीं करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें मैंने अभी देखा है कि आपकी कैलकुलेशन जो है इसके अंदर सीरीज मोटर और शंट मोटर के न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, और पेपर में भी सीरीज और शंट के हवाले से पूछ रहा है, तो आपको एक या दो क्वेश्चन जो है मैं आपको करा दूंगा, तो बाकी बेटा आपने खुद करने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।